नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, जैसे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बात करते हैं। तो कह रहा है विच ऑफ दी सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन यूकैरियोट। एक्सक्लूसिवली मतलब खाली खास तौर से यूकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं, एंड इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। तो कह रहा है इन चारों में से कौन सेल ऑर्गेनेल ऐसा है, ठीक है, जो कि सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है और मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, नॉट। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है राइबोसोम, सीलिया, न्यूक्लियस और लाइसोजाइम। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, पहले मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं। इसका आंसर है न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्यों है? अब देखिए, राइबोसोम जो होता है और न्यूक्लियोलस, ठीक है, और सेंट्रियोल्स, ठीक है, राइबोसोम, न्यूक्लियस और सेंट्रियोल्स जो होते हैं, ये तीनों ही नॉन मेम्ब्रेन होते हैं, इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो राइबोसोम होता है ये जो है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस ऐसा होता है जो कि नॉन मेम्ब्रेन भी है और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है, और बाकी दोनों ऑप्शन होगा नहीं। इसलिए इसका सही आंसर है न्यूक्लियस। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसकी मेम्ब्रेन भी नहीं है और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गेट ऑक्सीडाइज्ड, पहला कह रहा है। फिर ये कह रहा है कि बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गेट रिड्यूस्ड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। वाटर इज रिड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिड्यूस एंड वाटर गेट ऑक्सीडाइज। तो सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर याद कर लीजिए, सेकंड का ए ऑप्शन सही है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर दोनों ही ऑक्सीडाइज्ड होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक है, और CO2 जो होता है, CO2 और H2O जो वाटर होता है, तो इन दोनों के यूज से क्या बनता है? इन दोनों के यूज से शुगर एंड वाटर बनता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर, कौन सा इसमें करेक्ट है फॉर हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो आपको पता है जर्मिनेशन होता है और एक कैटेगरी है हाइपोजियल जर्मिनेशन, एपीजीएल, हाइपोजियल। तो हाइपोजियल के लिए क्या सही है इसमें स्टेटमेंट? ये कह रहा है इन हाइपोजियल जर्मिनेशन द कॉटिलेडन्स स्टे इनसाइड द सॉइल। कह रहे हैं क्या हाइपोजियल में जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो सॉइल के इनसाइड मतलब उसके अंदर रहते हैं। ठीक है, पहला। फिर प्ल्यूम्यूल की बात कर रहा है, तो जो प्ल्यूम्यूल होता है कह रहा है कि दे ग्रो अबव द सॉइल। तो कह रहा है कॉटिलेडन्स तो इनसाइड सॉइल है, प्ल्यूम्यूल अबव है। फिर कह रहा है जो एंडोस्पर्म है ये सर्व करता है एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, एंडोस्पर्म से मेन सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है। तो ये इसमें से कोई स्टेटमेंट सही है या गलत है, क्या है कि ऑल ऑफ द अबव होगा? तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये चारों स्टेटमेंट सही है। जब हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है तो कॉटिलेडन्स इनसाइड होती हैं, प्ल्यूम्यूल की ग्रोथ आउटसाइड द सॉइल होती है, और एंडोस्पर्म जो है यही एनर्जी प्रोवाइड करता है। तीनों ही आंसर सही है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन एन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में प्लांट जो होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या कहते हैं? व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम? या ये किस में डेवलप होता है? इन एन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरेंजियम इज स्टैमेन, पॉलन ग्रेन्स, ओव्यूल की पॉलन सैक्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पॉलन सैक्स। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है डेवलप होता है पॉलन सैक्स में। ठीक है, पॉलन सैक्स। अब इसमें स्टैमेन होता है। ठीक है, स्टैमेन को क्या कहते हैं? स्टैमेन को कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, माइक्रो स्पोरोफिल, याद रखिएगा। और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। क्या कहते हैं? माइक्रो स्पोर्स। तो कई कहानी इसमें हो गई। क्या क्या हुआ? स्टैमेन को कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, पॉलन ग्रेन्स को कहते हैं माइक्रोस्पोर्स, और माइक्रोस्पोरेंजियम को कहते हैं पॉलन सैक। पॉलन सैक कौन सी जगह होती है? जहां पे पॉलन ग्रेन बनते हैं।
ठीक है, जहां पे पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया पॉलन सैक में बनते हैं पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स कहिए, और स्टेमेंस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जेनेटिक कोड वाज क्रैक्ड बाय। जेनेटिक कोड सबसे पहले किसने कॉन्सेप्ट दिया था? हरगोबिंद खुराना, मार्शल लीडेनबर्ग, हेनरिक मैथाई, की मेंडल, की डार्विन, की मॉर्गन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हरगोबिंद खुराना जी, नीडनबर्ग और मैथाई ने दिया था। ठीक है, और इसके लिए इन्हें नोबल प्राइज भी मिला है। क्या मिला है? नोबल प्राइज। ठीक है, किस ईयर मिला था? 1968 में नोबल प्राइज मिला है जेनेटिक कोड क्रैक करने के लिए। जेनेटिक कोड होता क्या है? जेनेटिक कोड है कि मैसेंजर आरएनए में के कोड से कौन सी अमीनो एसिड बनेगी, इस कोड को जेनेटिक कोड कहते हैं। तो वो ट्रिपलेट जो कोडॉन होता है, ट्रिपलेट कोडॉन का कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने दिया था कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स कोड करके अमीनो एसिड बनाते हैं। जो मैसेंजर आरएनए पे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कोड करके क्या अमीनो एसिड बनाते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन। ये जेनेटिक कोड का क्रैक जो है हरगोबिंद खुराना जी, मार्शल लीडेनबर्ग और मैथाई जी ने दिया था। नोबेल प्राइज भी मिला है इसके लिए इनको। नंबर 6 देखते हैं। इफ द लेवल ऑफ ग्लूकोज ड्रॉप्स इन द ब्लड ऑफ द बॉडी, ग्लूकोज कह रहा है कि इफ द ग्लूकोज लेवल ड्रॉप्स इन द ब्लड, बॉडी रिलीजेस डैश हार्मोन टू ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल। अब समझिएगा, ब्लड में अगर शुगर बढ़ा हुआ है या ग्लूकोज, हम कहें ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, क्या है? बढ़ा है, तो इसको कम कौन करता है? इसको कम करता है इंसुलिन। जैसे ही इंसुलिन आएगा ब्लड शुगर ड्रॉप हो जाएगा। अब ये बात कर रहा है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल जो है ड्रॉप हो गया है, क्या हो गया है? ड्रॉप। तब तो इंसुलिन को और ड्रॉप नहीं करना है, बढ़ना चाहिए। तब क्या काम करता है? इंसुलिन काम करता है कैल्सिटोनिन, ग्लूकागोन के एड्रेनलिन। तो याद रखिएगा, तब काम करता है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन का क्या फंक्शन हुआ? ग्लूकागोन का फंक्शन है शुगर लेवल को बढ़ाना। ठीक है, अब जो इंसुलिन होता है ये किससे सिक्रीट होता है? ये सिक्रीट होता है बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। पैंक्रियास के बीटा सेल सिक्रीट होता है। और ग्लूकागोन किससे होता है? अल्फा सेल से। ठीक है, अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। ठीक है, तो दो हैं पैंक्रियास में, अल्फा सेल है, बीटा सेल है। अल्फा सेल से सिक्रीट हो रहा है ग्लूकागोन, जो कि शुगर लेवल गिराएगा, नहीं शुगर लेवल बढ़ाएगा। ठीक है, और इंसुलिन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है बीटा सेल से, जो कि शुगर लेवल आपका क्या करेगा? घटाएगा। ठीक है, तो इंसुलिन शुगर लेवल घटाता है और ग्लूकागोन शुगर लेवल बढ़ाता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ अ प्लांट सेल। ठीक है, तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल जिससे टर्जिडिटी बनी रहती है? टर्जिडिटी मतलब क्या होता है? एक प्रेशर बनाता है, शेप और स्ट्रक्चर सेल का बना रहता है, सेल इंटैक्ट रहती है। वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स हैं, ठीक है, प्लास्टिड्स हैं, कि राइबोसोम है। सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होते हैं यही जो है टर्जिडिटी मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं और अपना खुद का इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इनकी जो आउटर लेयर वो क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है। और ये वैक्यूल्स के अंदर क्या स्टोर रहता है? वाटर स्टोर रहता है और न्यूट्रिएंट स्टोर रहता है। ठीक है, दोनों स्टोर रहता है। तो जो वैक्यूल जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, जिसकी आउटर लेयर टोनोप्लास्ट होती है, उसके अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट स्टोर रहता है। तो जो वाटर रहता है ये एक प्रेशर एक्सर्ट करता रहता है, जिसे कहते हैं टर्गर प्रेशर। और इस टर्गर प्रेशर से सेल स्ट्रक्चर इंटरेक्ट रहते हैं, सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, इसी कहते हैं टर्जिडिटी। टर्जिडिटी कौन मेंटेन करता है? वैक्यूल्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द पाथवे बाय विच ऑल फोटोसिंथेटिक, सभी फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स अल्टीमेटली इनकॉर्पोरेट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा ऐसा पाथवे है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है? उस पाथवे का नाम बताइए। लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है, बोथ ऑफ द अबव है, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जिसको हम जो है कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। अब डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है ना। अगर लाइट नहीं भी है तब भी ये इसको कोई दिक्कत नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि डार्क में होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है, तो इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। और ये कैल्विन साइकिल भी इसे कहा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल।
अब ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल ये सब पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं स्टेप्स में। यहाँ कहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, या कहिए कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किस स्टेप में होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सक्निल कोएंजाइम सक्निक एसिड में कन्वर्ट होती है, यही फॉस्फोराइलेशन है। और इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है उसका नाम होता है सक्निल थायोकाइनेज। ठीक है, सक्निल थायोकाइनेज, ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये कैप साइकिल्स भी आप लोग एक बार कायदे से पढ़ लीजिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड आपको पता है, प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन्स बहुत से होते हैं, तो उसमें से एक जिब्रेलिन्स होते हैं, जिब्रेलिक एसिड। इसमें से कौन सा सही है? जिब्रेलिन्स कैन डिले सेनेसेंस। डिले सेनेसेंस मतलब जो बुढ़ापा है या जो ढलाव है प्लांट का, क्या उसको डिले कर देता है? या प्रमोट करता है बोल्टिंग, इंटरनोड लॉन्गेशन, कि वो इंटरनोड जो ब्रांचिंग होती है उसको प्रमोट करता है? कि जिब्रेलिन ओवरकम्स द नेचुरल डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स, जो डोरमेंसी को ओवरकम करके ग्रोथ करता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही? इसमें ऑप्शन सभी सही, ये सभी जिब्रेलिन का फंक्शन है। ठीक है, और जिब्रेलिन जो है, जो सबसे पहला जिब्रेलिन आइसोलेट हुआ था वो कौन सा था? वो GA3 था। ठीक है, क्या था? GA3। और ये जिब्रेला फ्यूजिकोरिया नामक फंगस से आइसोलेट किया गया था, GA3। और इसी तरीके से जिब्रेलिन्स हैं, तो जिब्रेलिन्स डिले करते हैं सेनेसेंस को भी, इंटरनोड इलोंगेशन भी करते हैं, और नॉर्मल डोमेंसी ऑफ बर्ड को भी ओवरकम करते हैं। मतलब ओवरऑल ग्रोथ में इनका रोल है। राइपनिंग डिले कर सकते हैं, सीनेसेंस आप डिले कर सकते हैं, मतलब उसको देरी कर सकते हैं, इसमें ब्रांचिंग कर सकते हैं। ये भी फंक्शन जो है जिब्रेलिन्स के होते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब कह रहा था स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, तो नाम सुना है इसका आपने, मलेरिया के लिए प्रोटोजोआ है। इन विच स्पोरोजाइट्स आर फॉर्म, ऐसी कौन सी स्टेज है जब स्पोरोजाइट्स बनती हैं, या ये पूछ रहा है कहाँ बनते हैं, विच आर इन्फेक्टिव टू ह्यूमंस। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम से क्या होता है? मलेरिया होता है। अब ये पूछ रहे हैं जो इनके स्पोरोजाइट्स बनते हैं, स्पोरोजाइट्स जो बनते हैं, तो स्पोरोजाइट्स ही ऐसी चीज है जो कि इन्फेक्ट करती है ह्यूमंस को। ठीक है, जब स्पोरोजाइट्स जब बनेंगे तो तभी जो है ये मोस्ट इन्फेक्टिव स्टेज है, और यही स्पोरोजाइट्स जो है इन्फेक्ट करेंगे ह्यूमंस को। अभी बनते कहाँ पे? लिवर ऑफ ह्यूमन में, RBC ऑफ मॉस्किटो में, मतलब रेड ब्लड सेल ऑफ मॉस्किटो, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो की इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, इसमें से किसमें बनते हैं? तो स्पोरोजाइट्स बनते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो में। इसका सही आंसर क्या है? सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में स्पोरोजाइट्स बनते हैं। और जब मॉस्किटो बाइट करता है तो यही स्पोरोजाइट जो है सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो से मूव कर जाते हैं ह्यूमंस के ब्लड स्ट्रीम में, और वहां इन्फेक्शन कॉज करके मलेरिया कॉज कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द लास्ट स्टेज टू अकर इन मियोसिस। तो मियोसिस में आखिरी स्टेज कौन सी होती है? तो आप सेल साइकिल भी पढ़ लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन ये इंडिकेशन है कि आपको कैसे क्वेश्चन तैयार करने चाहिए, यही क्वेश्चन आ जाए जरूरी नहीं होता। तो लास्ट स्टेज टू अकर इन मियोसिस क्या होता है? डायकाइनेसिस है, पैकेटीन है, जाइगोटीन है, इलेक्ट्रोटीन। सही आंसर क्या है? डायकाइनेसिस। ठीक है, तो डायकाइनेसिस वो स्टेज है जो लास्ट स्टेज होती है मियोसिस की। क्रॉसओवर किस में होता है? होता है पैकेटीन में। तो डायकाइनेसिस लास्ट स्टेज है मियोसिस की। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। तो कुछ अमीनो एसिड्स होती हैं कि जो एक कोडॉन नहीं, दो कोडॉन नहीं, तीन कोडॉन नहीं, चार चार कोडॉन से कोड होती है। कोडॉन मतलब जो ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो इस टाइप के कोड को या इस टाइप के फिनोमेना को क्या कहते हैं? मल्टीपल कोडॉन, डीजेनरेट कोडॉन, जनरेट कोडॉन, नन ऑफ द अबव। सही आंसर इसका क्या है? डीजेनरेट कोडॉन। सही आंसर क्या है? डीजेनरेट कोडॉन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है अ नॉन मेडुलेटेड एक्सॉन डज नॉट हैव। तो नॉन मेडुलेटेड एक्सॉन में क्या नहीं होता? श्वैन सेल नहीं होते, नोड्स ऑफ रैनवियर नहीं होते, एक्सोलेमा नहीं होता, न्यूरोफाइब्रिल्स नहीं होते। तो पहले समझिए किस चीज की बात हो रही है? नर्व सेल की बात हो रही है। ठीक है, तो नर्व सेल का स्ट्रक्चर आपको पता है कैसा होता है? ठीक, इस तरीके से हम कह सकते हैं, हो सकता है। ठीक है, ये तो ये आपकी होती है सेल बॉडी, आपको पता है। ये अंदर इसके है न्यूक्लियस, ये है डेंड्राइट्स, ये सब आपको पता है नर्व सेल्स के बारे में। और ये होता है आपका एक्सॉन। ठीक है, और आखिरी में ये टीलोडेंड्रॉन्स होते हैं। तो ये जो एक्सॉन होता है ये दो तरीके का हो सकता है। एक सादा हो सकता है जिसको कहते हैं नॉन माइलिनेटेड, है ना, या नॉन मेडुलेटेड कह सकते हैं। ठीक है, ये नॉन मेडुलेटेड है।
ठीक है। और एक होता है जिसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं, जब ये हो जाए तो कहते हैं मेडुलेटेड। क्या होता है? मेडुलेटेड। और इनको कहते हैं श्वान सेल्स। क्या कहते हैं? श्वान सेल्स, SCHWANN, श्वान सेल्स कहते हैं। अब इसके बीच में जो बीच में गैप वाला रीजन है ना, ये गैप, ये जो गैप है इनको कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर। तो दो चीजें हो गई, एक मेडुलेटेड होगा, एक नॉन मेडुलेटेड होगा। मेडुलेटेड में माइलिन शीथ होगी, ये माइलिन शीथ है, और नॉन मेडुलेटेड में माइलिन शीथ नहीं होगी। तो कह रहा है नॉन मेडुलेटेड मतलब जैसे माइलिन शीथ नहीं तो उसमें क्या नहीं होगा? श्वान सेल नहीं होगी, नोड्स ऑफ रैनवियर नहीं होगा, एक्सोलेमा नहीं होगा, कि न्यूरोफाइब्रस नहीं होगा। तो इसमें क्या नहीं होते? नोड्स ऑफ रैनवियर नहीं होते, ये बीच का रीजन होता ही नहीं है। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द कंपाउंड्स प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिज्म, कंपाउंड कोई ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करे, दैट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो वो प्राइमरी जो सबसे पहले मेटाबॉलिक प्रोसेस उसमें इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? दे कैन हैव अदर इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल एंड अदर फंक्शंस। तो जो कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहा है ऑर्गेनिज्म, ये प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस में न यूज होके किसी अदर बाद में किसी इकोलॉजिकल या अदर फंक्शन में यूज कर सकते हैं। वो मेटाबोलाइट्स क्या कहलाते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, रेसिडुअल की बाय प्रोडक्ट। सही आंसर क्या है इसका? ऐसे सभी मेटाबोलाइट कहलाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो प्राइमरी यूज नहीं हो रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे यही सेकेंडरी मेटाबोलाइट से कई ड्रग्स बनती हैं, टॉक्सिन्स भी होते हैं, ठीक है, एल्कलॉइड्स होते हैं, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं, टर्पिनॉइड्स होते हैं, ऐसे कई कंपाउंड मिलते हैं। तो कोडीन है, कई ड्रग्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की तरफ प्रोड्यूस होती है। तो इन सबको जो प्राइमरी यूज नहीं होते, अदर फंक्शन कैरी करते हैं, सबको सेकेंडरी मेटाबोलाइट हम कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 उसी से जुड़ा हुआ, कि विच ऑफ दिस सेकेंडरी मेटाबोलाइट एल्कलॉइड है इसमें से। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है लेकिन कौन सा इसमें एल्कलॉइड है? कोडीन है, एंथोसाइनिन है, करक्यूमिन है, सेलुलोज। तो कोडीन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी है, और ये एल्कलॉइड्स टाइप ऑफ कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। जैसे टर्पेनॉइड्स होते हैं वैसे एल्कलॉइड्स होते हैं, तो कोडीन एक एल्कलॉइड है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि द वाल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल को क्या कहते हैं? हार्ट की बात हो रही है। तो राइट आर्ट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच की जो वॉल्व है उसको क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड, सेमिल्यूनर, ऑल ऑफ द। सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच की जो वॉल्व है उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अ फिनोमिनन, एक ऐसा फिनोमिना इन विच सर्टेन हार्मफुल केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड, मतलब ऐसा फिनोमिना जिसमें हार्मफुल केमिकल्स, खतरनाक केमिकल एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब स्टोर हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं इन द टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मतलब जीव जो होते हैं, उनके टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसमें आके इकट्ठा होने लगते हैं। क्या? हार्मफुल केमिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन में, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, थ्रू फूड चेन। अभी बात आई फूड चेन। तो ऐसा कौन सा फिनोमिना है जिसके थ्रू, फूड चेन के थ्रू, हार्मफुल केमिकल जो है एक्यूमुलेट होने लगते हैं टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म में, हायर स्पीशीज के? उसे क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेशन, यूट्रॉफिकेशन, बायोकेमिकल साइक्लिंग की बायोमैग्निफिकेशन। सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन समझ लीजिएगा, जैसे जैसे आपने पेस्टिसाइड डाली, ठीक है, पेस्टिसाइड डाला आपने प्लांट में, ठीक है, अब प्लांट में मान लीजिए 2 ppm लेवल पे प्रेजेंट है, पार्टिकल्स पर मिलियन, ठीक है। अभी लोग खाते रहे इसको, काऊ ने खाया, ठीक है, काऊ और क्या कहते हैं, डियर ने खाया अब मनी जंगल में, और उसके बाद उसको लायन ने खाया। ऐसे करते करते उसका ट्रॉफिक लेवल बढ़ता गया, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, ठीक है। बढ़ते बढ़ते क्या होता है, हायर स्पीशीज में ही हो सकता है ये 2000 पार्टिकल्स पर मिलियन की कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, तो मैग्नीफाई हो गया ना ये 2 से 2000, इसीलिए इसको कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो हार्मफुल केमिकल्स बढ़ते चले जा रहे हैं जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता चला जा रहा है, इसको कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप किसने सबसे पहले दिया था ह्यूमंस में? देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट ह्यूमन में सबसे पहले किसने दिया था? क्वेश्चन आप समझिएगा, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में हो, पढ़ना आपको आना चाहिए। कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप किसने दिया था? हरगोविंद खुराना जी ने किया था।
कार्ल लैंडस्टाइनर ने दिया था, मेंडल ने दिया था, बारबरा मैकक्लिंटॉक ने दिया था। सही आंसर है क्या है इसका? सही आंसर है कार्ल लैंडस्टाइनर। इन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशन दिया था। हरगोबिंद खुराना आपको पता है जेनेटिक कोड के हैं, मेंडल आपको पता है लॉ ऑफ जेनेटिक्स दिया, बारबरा मैकक्लिंटॉक क्या है? ट्रांसपोसन्स या जंपिंग जीन का कॉन्सेप्ट दिया था। कार्ल लैंडस्टाइनर ने ब्लड ग्रुप्स, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच, अभी एंजाइम की बात हो रही है, ऐसा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच केमिकल रिएक्शन अटेन्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो केमिकल रिएक्शन चल रहा है, उसकी एक वेलोसिटी है, तो ऐसा कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट का जहां पे वेलोसिटी हाफ हो जाए, मतलब हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर ले रिएक्शन, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच केमिकल रिएक्शन जो है अटेन्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो केमिकल रिएक्शन की ऐसा कौन सा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए उसका हाफ ऑफ द वेलोसिटी अटेन कर ले, उसको क्या कहते हैं? इनहिबिशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन, माइकलिस मेंटेन की नन ऑफ द अबव। सही आंसर इसका है माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, Km से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है जहां पे केमिकल रिएक्शन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लिया होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कुछ इजी है, कुछ टेक्निकल है। मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट्स इन विच प्लांट? मेंडल ने किस में एक्सपेरिमेंट किया था, किस प्लांट्स में? पी में किया था, कॉर्न में किया था, मेज में किया था, राइस में किया था? किस में किया था? पी में किया था, ठीक है, गार्डन पी थी, है ना, गार्डन पी, और नाम क्या था? पाइसम सटाइवम। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आने की चांसेस रहती हैं। पाइसम सटाइवम गार्डन पी में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। क्वेश्चन नंबर 22 को डिफरेंट। कॉकरोचेस बिलोंग टू द फाइलम, कॉकरोच किस फाइलम को बिलोंग करते हैं? मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में, एनिलिडा में, मैमेलिया में? सही आंसर क्या है इसका? पता होगा आपको, आर्थ्रोपोडा। तो कॉकरोचेस आर्थ्रोपोडा में होते हैं। कुछ फाइलम के क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं आप। फिर आइए रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात आ रही है। क्वेश्चन नंबर 23, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स में होती है, इस पे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है? लुटियल फेज है, ओव्यूलेटरी फेज है, मेनोपॉज है कि ब्लास्टुलेशन है? सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है लुटियल फेज। ये लॉन्गेस्ट होती है जो कि 13 से 14 दिन हो सकती है, और ओव्यूलेटरी फेज जो होती है स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट होती है, शॉर्टेस्ट होती है जो कि 1 डे की भी हो सकती है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है ये, कई आंसर इसमें आपको मिल जाएंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर की बात हो रही है कि जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच द पेशेंट हैव 1 क्रोमोसोम लेस देन नॉर्मल ह्यूमन। ऐसा कौन सा इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें एक क्रोमोसोम लेस है नॉर्मल ह्यूमंस में? ठीक है, तो नॉर्मल में तो होता है 44 प्लस XX या 44 प्लस XY, ठीक है, अगर मेल है और फीमेल है तो इसमें एक कम है, वो कौन सा है? डाउन सिंड्रोम है, अल्फा थैलेसीमिया है, टर्नर सिंड्रोम है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम कम होता है, वहां होता है 44 प्लस XO, मतलब आप कहिए कि एक क्रोमोसोम कम है। अब देखिए क्रोमोसोम ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है? अगर ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसमें यहां पे एक X क्रोमोसोम कम है। कौन सा? X का क्रोमोसोम इसमें कम होता है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में 44 प्लस XO होता है, मतलब X क्रोमोसोम एक कम होता है। अब अगर क्रोमोसोम ज्यादा है एप्स, तो उसे क्या कहते हैं? ट्राइसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइसोमी। और अगर कम है तो क्या कहते हैं उसे? मोनोसोमी। ठीक है, तो अगर एब्सेंस है क्रोमोसोम तो उसे कहेंगे मोनोसोमी, और ज्यादा है तो क्या कहेंगे? ट्राइसोमी। तो यहां पे क्या है? कम है, तो ये मोनोसोमी है, एक एक्स क्रोमोसोम कम है, और इसलिए इसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है इसे जान लीजिए। डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है, कितने पे? 21st पेयर पे। ठीक है, और क्लाइनफेल्टर में क्या होता है? क्लाइनफेल्टर में तो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, 44 प्लस XXY होता है। ठीक है, तो अल्फा थैलेसीमिया अलग चीज है। तो इसमें क्या मतलब हुआ? जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें एक क्रोमोसोम कम हो, वो कौन सा है? टर्नर सिंड्रोम, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम है, और एक्स क्रोमोसोम जब कम हो या एक क्रोमोसोम कम हो उस कॉन्सेप्ट कहते हैं मोनोसोमी। ठीक है, और अगर क्रोमोसोम ज्यादा हो तो उसको कहते हैं ट्राइसोमी, जैसे वो होता है डाउन सिंड्रोम में जिसमें ट्राइसोमी 21st पेयर में होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जहां पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिएगा सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब कह रहा है एक टेक्निक सेपरेशन करते हैं किसकी? चार्ज मॉलिक्यूल्स की, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के हम सेपरेशन कर रहे हैं,
so that they migrate in direction of electrode bearing the opposite charge. तो ऐसी टेक्निक जिसमें हम सेपरेशन करते हैं, पहली बात याद रखिएगा सेपरेशन की बात आ रही है किसकी, चार्ज मॉलिक्यूल्स की। अब कोई भी मॉलिक्यूल चार्ज हो सकता है, और कैसे करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, जैसे माइग्रेशन हो, कैसा माइग्रेशन हो, डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तरफ आगे, नेगेटिव पॉजिटिव तरफ आगे, इस तरीके से बेस बना के हम सेपरेशन कर ले मॉलिक्यूल। उसे कौन सी टेक्निक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जेल फिल्ट्रेशन है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्वेश्चन है। आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप जेल रन करा के, ठीक है, जेल रन करा के सेपरेट कर सकते हैं मॉलिक्यूल, और चार्ज मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंगली चार्ज के हिसाब से मूव करा सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और मॉलिक्यूलर वेट जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, जैसे प्रोटीन का सेपरेशन भी इससे किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो फ्रेंड्स हमारे थे आज के क्वेश्चन, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे। कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच एंड